पता है गाने के लिरिक्स कुछ इस तरह के हैं कि इश्क करो या करो इबादत, इश्क करो या करो इबादत इक्को ही गल है। लव यानी इश्क एक ऐसा सूफियाना शब्द है जिसको हमारे शायर या कवि कितनी बार और कितने तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि इश्क का ओरिजिनल डेफिनेशन इश्क के मजाजी यानी जो मेटरलिस्टिक लव और इश्क के हकीकी यानी जो रियल लव होता है। लेकिन फिर कुछ सूफी और कवियों ने इश्क के इस डेफिनेशन को रिफाइन करते हुए रेनबो के 7 कलर से इंस्पायर्ड होते हुए एक सतरंगी प्रोसेस बनाया जिसमें लव के 7 स्टेजेस को डिफाइन किया गया, उसके दीवानगी से लेकर मौत तक। अब इसके बेस्ट एग्जांपल्स रांझाना, लैला मजनू, रॉकस्टार या फिर डेढ़ इश्क कोई देख लो। इन सब फिल्मों में मर्द की आंखों से आप इस इश्क के सतरंगापना को देख पाते हो। लेकिन क्या हो अगर मैं ये बोलूं कि इन सब फिल्म्स के फर्स्ट ड्राफ्ट को हमारे इंडिया के द बेस्ट डायरेक्टर मणिरत्नम सर ने अपनी 1998 की एक फिल्म में दिखाया था जिसके बारे में सरप्राइजिंगली ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। वेल, हेलो, मेरा नाम है जॉदीप राजकुमार और जेडी बोलेगा एपिसोड 5 में मैं बात कर रहा हूँ 1998 की कल्ट क्लासिक मूवी दिल से की, जो कि SRK यानी शाहरुख खान और मनीषा कोइराला की वो डार्केस्ट रोमांस है जो कि उस टाइम की क्रिटिक्स को पसंद तो आया पर उस टाइम के ऑडियंस के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। दिल से मूवी ना मणिरत्नम सर की कैनवस पे लिखी वो पोएटिक आर्ट है जिसको आप कहीं से भी उठा के देख लो आपको एक आर्ट ही दिखेगा। फिर चाहे वो शाहरुख खान का वो ओपनिंग सीन ही देख लो जिसमें वो बारिश में हाथ में चाय लेके खड़ा होता है, मनीषा को ट्रेन में जाते हुए देखता है एंड उस टाइम पे कोई म्यूजिक नहीं, आप सिर्फ बारिश की बूंदों को चाय में गिरते हुए की आवाज को सुन सकते हो। या फिर जब 4th एक्ट में जब शाहरुख खान उन आतंकवादियों से लड़ता है वो एक इंटेंस माहौल बनता है जिसमें सिर्फ आप शाहरुख खान की सांसों की आवाज को सुन सकते हो और कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता है। इसी को सिनेमा में पैंटोमाइम सीन कहा जाता है जिसका मतलब कैरेक्टर और उसके एनवायरनमेंट से आप बहुत कुछ कह जाते हो बिन बोले। दिल से मूवी को जब मैंने पहली बार देखा था ना तो मुझे भी यही लगा था कि ये वही टिपिकल SRK की रोमांस फिल्म होगी। वैसे भी वो फिल्मों में अपनी बीवी को पटा लेते हैं, दूसरों की बीवी को पटा लेते हैं एंड कभी कभी तो अपनी दोस्त की बंदी को भी पटा लेते हैं। तो मुझे भी यही लगा कि इसमें भी मनीषा कोइराला जो की एक टेररिस्ट होती है उसको पटा के मस्त हैप्पी एंडिंग दे देंगे। बट डैम, फिल्म सरप्राइज्ड मी कि एक हीरो की स्टोरी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसको पता है फिल्मों की भाषा में ना नीश फिल्म मेकिंग भी कहा जाता है जिसमें मास अपील करने वाले नहीं बल्कि अनकन्वेंशनल स्टोरीज को एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के साथ दिखाया जाता है बट ऑल्सो फॉर स्मॉलर टारगेटेड ऑडियंस। इस तरह की फिल्म ना एक आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें नॉर्मल स्टोरी लाइन से हटके एक ऑब्सक्यूर टॉपिक को उठाया जाता है जिसको आप मे भी शायद देखना पसंद करो या ना भी करो। चलो इसको और बेटर तरीके से समझाता हूँ। दिल से मूवी डायरेक्टर मणिरत्नम सर की ट्रिलॉजी को कंप्लीट करती है जिसमें उन्होंने लव एंड रिलेशनशिप को उस टाइम के चल रहे इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोशल टर्मोइल के साथ पैरेलल दिखाया था। फिर चाहे वो 1992 की रोजा को ही देख लो या फिर 1995 की बॉम्बे को ही देख लो या फिर 1998 में आई दिल से मूवी को देख लो, तीनों में ही एक बात कॉमन थी कि अपना हीरो एक अनकन्वेंशनल लव टर्मोइल में फंस जाता है जिससे वो खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहता है। वो प्यार के उन 7 रंगों से गुजरता है कि उसके लिए उसका प्यार उसके खुदा से इस दुनिया जहाँ के लफड़ों से ज्यादा बड़ा होता है। दिल से मूवी को स्पेशल बनाती है शाहरुख खान के आशिकी के उस सतरंगापना को जिसको आसान भाषा में 7 स्टेजेस ऑफ लव कहते हैं। मूवी में आप SRK के साथ साथ उन 7 स्टेजेस ऑफ लव को एक्सपीरियंस कर पाते हो जब वो पहली बार मनीषा को देखता है एंड फिर उसको स्टॉक करता है। भाई बंदा क्रीपो की तरह उसको नहाते हुए तक घूरता है। कभी लड़की नहीं देखी क्या? बट सवाल ये आता है कि ये इश्क मजाजी वाला प्यार कब मूवी में जुनून और मौत में कन्वर्ट होता है। चलो मैं बताता हूँ। याद करो मूवी का ओपनिंग सीन जिसमें शाहरुख खान का आउट ऑफ नोवेयर एक सटल एंट्री होता है जिसमें हमें बस कहानी के एक छोर पे ड्रॉप कर दिया जाता है। बारिश का मौसम होता है एंड SRK की ट्रेन लेट होती है, सुनसान सा स्टेशन होता है एंड उसको ठंड लग रही होती है। उसको वहाँ पे कोई एक अनजान दिखाई देता है एंड जोर से एक हवा चलती है एंड उस कंबल के नीचे मनीषा कोइराला हमें दिखती है। आप SRK की एक्सप्रेशंस में देख पाते हो कि बंदा सकपकाया हुआ होता है। वो सोच में है कि ये कौन सी मिस्टीरियस फिगर है जिसे मैंने आज
आज तक नहीं देखा एंड वो उसे जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। एंड दैट्स व्हेन एसआरके के कैरेक्टर अमरकांत वर्मा को पहली बार दिलकशी हो जाता है। यही था इस प्यार के 7 स्टेजेस का पहला मुकाम। अमरकांत बेचारा उसके लिए चाय लेके आता है एंड मनीषा को फर्क भी नहीं पड़ता है कि अमर उसके लिए चाय लेके आया है। इसीलिए तो आप इसी के नेक्स्ट सीन में एसआरके को रेड जैकेट में डांस करता हुआ देख पाते हो। रेड कलर को सूफीज्म में प्यार के पैशन एंड एनर्जी एंड डिजायर का प्रतीक माना गया है। फिर उसके बाद अमर वही सेम लड़की को शिलचर में देखता है एंड उसका स्टॉकर मोड एक्टिवेट हो जाता है। इसी को उन्स यानी इन्फैक्चुएशन कहते हैं। मुझे आपको कुछ देना है। बंदा फुल एकदम परसिस्टेंट हो जाता है, उसके पीछे ही पड़ जाता है कि एक बार तो मेरी तरफ देख ले, मुझे प्यार कर ले। पता है उन्स में ना एक ग्रीड होता है, एक ऑब्सेशन होता है। आप भले ही किसी के साथ सिर्फ 10 मिनट ही बिताए होंगे, लेकिन आप उस 10 मिनट को 10 जन्म बनाने पे तुले हुए होते हो। और इसी का बेस्ट एग्जांपल हमें तब देखने को मिलता है जब अमर रेडियो स्टेशन पे वो मोनोलॉग देता है एंड फिर वो गाना बजता है कि ऐ अजनबी तू भी कभी। अमर क्लियरली ये मेंशन करता है कि तू बोलती क्यों नहीं, कुछ पूछती क्यों नहीं। भाई बंदा उसका पीछा करके उसके घर तक पहुंच जाता है, उसको बोलता है कि तू मुझसे प्यार कर ले। वो बोलती भी है कि मैं शादीशुदा हूँ। उसके भाई आके उसको पीटते भी हैं। यहाँ तक कि बंदा बोलता भी है कि तुम्हारे यहाँ तो हर औरत के 5-5 मर्द पति होते हैं। तुम लोगों में तो वैसे भी 5-5 मर्द होते हैं एक औरत के। हाँ, बंदे की हड्डी तक तोड़ दी जाती है, लेकिन बंदा लीचड़ों की तरह उसके पीछे पड़ा होता है। यहाँ तक कि अमर उसको ट्रैक करते हुए लद्दाख तक पहुँच जाता है उसको ढूंढने के लिए। और पता है यहीं पर ना अमर का प्यार एक ऑब्सेशन में बदल जाता है। इवन लद्दाख में भी जब वो मिल भी जाती है ना, तो वो फ्रस्ट्रेट होके मेघना को जबरदस्ती किस भी कर देता है। बहुत नफरत करते हो ना मुझसे, दिल से। और देखो यही वो टाइम होता है जब अमर का ये ऑब्सेशन, ये पागलपना इश्क के मुकाम तक पहुंचता है। भाई बंदी कॉन्स्टेंटली बोलती भी है कि नहीं मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं रखना है, फिर भी बंदा ढीठ की तरह लगा रहता है। उसको जबरदस्ती किस करता है, उसको नहाते हुए तक भी घूरता है। अमर मेघना को मैनिपुलेट करने लग जाता है, उसको अपने बस में करना चाहता है until he understands the pain behind Meghna's eyes। और देखो यही वो सीन होता है जब दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं एंड हम एज ऑडियंस ये सोचते हैं कि हाँ अब तो देखो हो गया इश्क। यही रीजन है कि आप इस सीन में ना प्योर व्हाइट कलर्स को अच्छे से देख पाते हो। दरअसल व्हाइट कलर ना सूफीज्म में प्यार के कामनेस और प्योरिटी को दर्शाते हैं एंड व्हाइट कलर्स को डिजायर का भी प्रतीक माना गया है। तभी तो अमर ये बोलता है, और सबसे बुरी मुझे लगती है तुम्हारी आंखें। कितना भी मैं इनमें देखना चाहूं, मुझे कुछ दिखता ही नहीं। ये वो स्टेज होता है जब प्यार आपके सारे सेंसेस को पार कर लेता है एंड यू एंड योर पार्टनर जस्ट बिकम्स वन। चाहे आप और आपका पार्टनर दूर ही क्यों ना हो, आप एक दूसरे को मिस करते हो, फील करते हो। जब मेघना अमर को छोड़ के आ जाती है तो वो उसे किस तरीके से पागलों की तरह मिस करता है। इवन रेडियो में भी वो गाना बजाता है कि ऐ अजनबी तू भी कभी। इवन मेघना भी उसको ओवर द रेडियो सुन के मिस करती है। इवन जब अमर का रिश्ता प्रीति से हो रहा होता है ना, तब भी अमर उस लड़के के पीछे भागता है पूरे सीपी में कि भाई तू बता तो सही मेघना कहाँ है, कैसी है। एंड आपको पता है जब यही इश्क की अकीदत अपने परवान पे होता है ना, तो आशिक यही सोचता है कि मेरे साथ नहीं तो किसी के साथ नहीं। तभी तो अमर ये बोलता है, उसका गला दबाकर उसको जान से मार डालो। ये वो स्टेज होता है जब आप फुल्ली कंज्यूम्ड हो चुके होते हो, फुल्ली सक्कम्ड हो चुके होते हो अपने प्यार के लिए। जब मेघना का एक साथी मारा जाता है तो मेघना अमर के पास आ जाती है उससे जॉब मांगने के लिए, उसके घर में रहने के लिए। मेघना क्लियरली उसका यूज करती है डिस्पाइट द फैक्ट कि अमर मूव ऑन कर रहा था, वो प्रीति के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहा था। लेकिन मेघना उस ढीठ एक्स की तरह है जो कि बस अपने फायदे के लिए अपने एक्स के पास जाती है। अमर जब मेघना को देखता है उसमें वही उम्मीद दोबारा से उठती है। वो अपने फीलिंग्स को, अपने डिजायर्स को फिर से दोबारा उठाता है। उसके लिए ये मायने नहीं रखते हैं कि क्यों मेघना लद्दाख से अगर भाग गई थी तो अब वापस क्यों आई है। वो तो बेचारा बस एक ही सवाल पे अटका हुआ है कि तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं। अमर को लोग मना भी करते हैं कि भाई तू प्रीति पे ध्यान दे ले, लेकिन अमर को तो बस उसके इबादत ने जकड़ के रखा था, उसको पकड़ के रखा था। और आपको पता है मेघना के दिल में भी ना अमर के लिए प्यार जगता तो है, लेकिन उसको उसका कॉज इतना बड़ा दिखता है कि उसके लिए फीलिंग्स बहुत ही छोटी सी लगने लग जाती है। लेकिन अमर बार बार मौके को ढूंढता है, मेघना को ये एहसास दिलवाता है कि चलो हम कहीं भाग चलते हैं, एक नई जिंदगी बना लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेघना उस एक्स की तरह होती है जो कि आती तो है लेकिन आपकी जिंदगी में सिर्फ कलेश मचाने के लिए।
अब देखो इस पॉइंट पे ना जब अमर को पता चल चुका है कि मेघना एक टेररिस्ट है, वो एक ऐसी इंसान है जो खुद को ऑलरेडी अंदर से मार चुकी है, उसके लिए तुम्हारा प्यार मायने ही नहीं रखता है। येट स्टिल अमर का प्यार अब अल हुयूम पे पूरा चढ़ चुका है। अमर जाके मेघना को कन्फ्रंट भी करता है, उसको रीजनेबल तरीके से समझाने की कोशिश भी करता है कि ये सब छोड़ दो, लेकिन मेघना अमर के मुंह पे बोलती है कि मैंने तेरा इस्तेमाल किया है, मैंने तुझे यूज किया है तेरे से ऑल इंडिया रेडियो की जॉब के लिए, फिर तेरे घर में रहने के लिए। लेकिन अमर के लिए मेघना अब उस जहर की तरह हो गई थी कि पता है ये मार देगी, लेकिन फिर भी अब मुझे इसका ऐसा नशा हो चुका है कि मैं अब छोड़ नहीं सकता हूँ। एंड मेरे प्यारे ऑडियंस, इसी को ही जुनून कहते हैं। इस स्टेज पे ना सारी हदें पार हो जाती हैं और कुछ मायने नहीं रखता है। अमर के लिए उसका प्यार, वहाँ जो उसके इंतजार में बैठी प्रीति, उसकी नौकरी, यहाँ तक कि मेघना के बार बार मना करने के बावजूद भी कि वो उससे प्यार नहीं करती है, अमर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा के बस मेघना को पाना चाहता है। इवन जब उसके टेररिस्ट साथी उसको किडनैप कर लेते हैं, वहाँ पे फाइट चल रही होती है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता है, बस अमर की सांसों की आवाज आप सुन पाते हो। लेकिन जैसे ही अमर मेघना को कॉल करता है, बस यही बोलता है, जब तक नहीं मरूंगा, जब तक तुम्हें रोक नहीं लूंगा, मेरे पास आ जाओ प्लीज। इवन उसको गोली भी लग जाती है एंड वो ब्लीड भी कर रहा होता है, लेकिन हॉस्पिटल से लाल किला तक भागते भागते बस एक ही बात बोलता है कि मेघना किधर है। अब देखो अमर ना अपने दीवानगी से पूरे जुनून तक पूरे अपने सारे स्टेजेस पार कर चुका है। अब उसके लिए कोई ये दुनिया, प्रीति, उसका परिवार कुछ मायने नहीं रखता है। पूरे फिल्म में मेघना ने अमर को ये बताया कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अमर को तो बस मेघना से एक हाँ ही सुनना होता है। मेघना वहाँ पे लाइफ बॉम्ब का जैकेट तक पहन के रहती है, लेकिन अमर उसे गले लगा लेता है कि बस तू जा रही है ना, तो मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ, ये प्यार की जिंदगी नसीब ना सही, तेरे संग मौत रचा रहा हूँ। एंड यहीं पर ना अमर और मेघना की प्रेम कहानी, जो कि शुरू तो एक ख्वाब की तरह लग रही थी, पर अंत में मौत पे खत्म होती है। इवन अमर को जिंदगी ने दूसरा मौका भी दिया था खुश होने का, लेकिन अमर को तो बस वही ख्वाब चाहिए था जो कि बस एक दिन टूटना तो था ही। और यही तो मणिरत्नम सर का जादू है कि जो ये प्रेम कहानी जो कभी एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए थी, उसको इतने खूबसूरत तरीके से एक कविता की तरह, एक कैनवस पे बने पेंटिंग की तरह हमें दिखाया। इवन आपको पता है मूवी के एग्जैक्ट 1 घंटे पे सतरंगी रे गाना आता है, जो कि मूवी को समाप्त करके आपको फोरशैडो भी कर देता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हमारे आंखों में भी तो अकीदत और इबादत का वो पर्दा होता है, तो हमें ये कहां से समझ में आता। वैसे बाय द वे मूवी की एंडिंग तो ये कभी होने ही नहीं वाली थी। इवन मनीषा कोइराला ने एक ब्रूट की एक पॉडकास्ट में रिवील भी किया था कि मूवी की ओरिजिनल एंडिंग में अमर एक्चुअली में मेघना को मार देता है, क्योंकि एंडिंग में अमर को आते आते ये रियलाइज हो जाता है कि नहीं, मेघना वो जहर है जो बस जान ही ले सकती है। There is no way they would have become one, but in the original version he lets her die. बट फिर वही बात आ जाती है ना कि मूवी की एंडिंग आपके दिल में एक सवाल छोड़ जाती है कि कौन गलत था। क्या मेघना एक नॉर्मल लाइफ डिजर्व करती थी? क्या सच में मेघना अमर से कभी प्यार भी करती थी, या फिर उसका मकसद उसके प्यार से इतना बड़ा था कि उसके लिए ये प्यार बहुत ही छोटी चीज थी? खैर ये तो आपको सोचना है, पर जो भी हो, दिल से मेरे लिए हमेशा एक यादगार फिल्म थी और हमेशा रहेगी। ये मणिरत्नम सर की वो कैनवस पे किया हुआ पेंटिंग है जिसको मैं अपनी अच्छी यादों में हमेशा रखना चाहूंगा। दिल से मेरे लिए हमेशा SRK के करियर का मोस्ट पीक सिनेमा हमेशा था और रहेगा। एंड यार बस जाते जाते मैं रांझना मूवी का वो डायलॉग बोलना चाहूंगा, पर मेरे सीने की आग या तो मुझे जिंदा कर सकती थी या फिर मुझे मार सकती थी, पर साला अब उठे कौन? कौन फिर से मेहनत करे दिल लगाने को, दिल तोड़वाने को? अबे कोई तो आवाज दे के रोक लो। ये जो लड़की मुर्दा सी आंखें लिए बैठी है मेरे बगल में, आज भी अगर हाँ बोल दे तो महादेव की कसम वापस आ जाएंगे। पर नहीं, अब साला मूड नहीं है। आंखें बंद कर लेने में ही सुख है, सो जाने में ही भलाई है, पर उठेंगे किसी दिन उसी गंगा किनारे डमरू बजाने को, उन्हीं बनारस की गलियों में दौड़ जाने को, किसी जोया के इश्क में फिर से पड़ जाने को।